नमस्कार साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम। उम्मीदों के दिए उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते। हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आधुनिक इतिहास श्रृंखला की अगली कड़ी में। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। आज हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज पंजाब में किस तरह से अपना विस्तार करते हैं, और मुख्य रूप से आज हम लोग पंजाब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, वे चले गए थे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर, और गोदावरी नदी के तट पर उन्होंने अपनी कुटी बना ली थी, अपना आश्रम बना लिया था। सचखंड का नाम आप लोग सुने होंगे। तो ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी के तट पर इन्होंने अपनी कुटिया बना ली थी। और इनके शिष्य थे एक गुरु गोविंद सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ पे जाके माधव दास के नाम से इनके एक शिष्य हुआ करते थे, जिनको ये बंदा बहादुर कहते थे। बंदा बहादुर, ये इनका आश्रम था गोदावरी नदी के तट पर गुरु गोविंद सिंह का। और इनके शिष्य से बंदा बहादुर, इनका मूल नाम लक्ष्मण सिंह था। ध्यान देने की बात है कि जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है, गुरु गोविंद सिंह जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उधर पंजाब राज्य में कई मिसलों में, मतलब 12 मिसलों में बटा हुआ था। और ये जब गुरु गोविंद सिंह यहाँ महाराष्ट्र में गए थे, गोदावरी नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया था, और ये सिखों के 10वें गुरु थे। जो किसी दिन हम सिखों के बारे में पढ़ाएंगे, सिखों के गुरुओं के बारे में, तब इनकी चर्चा करेंगे। इन्होंने दल खालसा की स्थापना की थी। तो जब इनकी मृत्यु होती है, तो दल खालसा को बढ़ाने के लिए, इनके कार्यों को बढ़ाने के लिए इनके शिष्य आगे जाते हैं। और ये बंदा बहादुर, इनका नाम बल्कि लक्ष्मण देव, पूरा नाम लक्ष्मण देव था। और इनका जो जन्म हुआ था लक्ष्मण देव का, राजौरी में हुआ था, कश्मीर के राजौरी में हुआ था। पुंछ जिला है राजौरी पुंछ में, तो इनका जिला हुआ था, इनका जन्म हुआ था, पुंछ में हुआ था। तो आगे हालांकि इनकी बात आएगी, थोड़ा सा इनके बारे में बता दें कि जो सिखों की राजधानी हुआ करती थी, राजधानी तो प्रशासनिक राजधानी लाहौर हुआ करती थी पंजाब की, जबकि इनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर हुआ करती थी। अब उस समय होता क्या है कि 1761 की बात है, हालांकि अभी बहुत सारी बातें बताना बाकी है, लेकिन 1761 में 19 जून 1761 की कहानी है। 19 जून 1761 की मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने अब्दुस समद को लाहौर भेजा। अच्छा, लाहौर भेजा। वहां से सिखों को पैदल मारते घसीटते हुए दिल्ली की तरफ लाया गया, और बंदा बहादुर को लाया गया जबरन इनके सामने।
इनका एकमात्र पुत्र अजय सिंह का कलेजा काट करके बिरयानी बनाई गई। चावल में पकाकर इनके मुंह में जबरन ठूसा गया और कहा गया इस्लाम स्वीकार करो, लेकिन बंदा बहादुर ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। ये बात हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जो यहाँ पे मुख्य बिंदु हमारा है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, अर्थात इनकी हत्या कर दी जाती है, तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद फैजुल्लापुर बोलते हैं, फैजुल्लापुर फैजुल्लापुर के कपूर सिंह थे। कपूर सिंह ने, फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने दल खालसा या खालसा दल खालसा को आगे बढ़ाया। कहने का मतलब दल खालसा की नींव रखी। अच्छा, अब इन्होंने नींव रखी तो कपूर सिंह के समय में 1753 की घटना है। 1753 में इन्होंने जो दल खालसा की स्थापना की थी वो 1748 की बात है। 1748 में जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है, तब ये आगे की कमान संभालते हैं और इन्होंने एक राखी प्रथा शुरू की 1753 में। कपूर सिंह ने 1753 में राखी प्रथा शुरू की। तो इस राखी प्रथा का मतलब यह हुआ कि आय का 5वां भाग कर के रूप में, आय का 5वां भाग एक कर के रूप में, ये कपूर सिंह के समय की बात है। तो अब पंजाब क्षेत्र में उस समय कुल 12 मिसलें हुआ करती थी। इसके पहले हम लोगों ने देखा, और यहाँ पे ये पाकिस्तान है ये आज का, और ये अफगानिस्तान है। तो यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत में एक आता है खैबर दर्रा। तो इस दर्रे से देखा हमने कि गजनवी 17 बार आक्रमण किया, गोरी आक्रमण किया, तैमूर लंग आक्रमण करता है, नादिर शाह आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली और 7 बार आक्रमण किया। तो इस तरह से लोग आक्रमण करते रहे। और उधर रूस और जापान की मित्रता अंग्रेजों को डरा दी। इस दिशा से अंग्रेजों को डर लगने लगी। तो अब कहीं न कहीं अंग्रेज जो है पंजाब से संधि करना चाहते, पंजाब से मिल करके सामना करना चाहते थे। लेकिन उसके पीछे भी उनकी साम्राज्यवादी या साम्राज्य विस्तारवादी नींव छिपी हुई थी। तो क्या था कि उस समय कुल जब कपूर सिंह ने दल खालसा की नींव रखी तो कुल 12 मिसलें हुआ करती थी। और वो कुल 12 इनके पुत्र हुए रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के ज़माने में रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी, पंजाब की राजधानी लाहौर बनाया। हम यहाँ रणजीत सिंह के बारे में बात करेंगे भी। पंजाब की जो राजधानी थी लाहौर, और ये थी प्रशासनिक राजधानी। प्रशासनिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया। धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया। तो इनके समय में 12 मिसलें हुआ करती थी। उन मिसलों के नाम अगर मैं ले लूं, यहाँ लिख दे रहा हूं, तो एक थी अहलुवालिया मिसल। आज भी बहुत लोगों का नाम सुने होंगे आप लोग अहलुवालिया।
अहलूवालिया, मोंटेग सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अहलूवालिया मिसल, कुल 12 मिसलें थी, कुल 12 मिसलें थी। अर्थात जो पंजाब राज था 12 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। 12 मिसलें थी। एक मिसल थी अहलूवालिया मिसल, और इनका जो नेतृत्व कर रहे थे, इनके संस्थापक थे जस्सा सिंह अहलूवालिया। उनका नाम था जस्सा सिंह अहलूवालिया, जस्सा सिंह, और वही नाम पूरा अहलूवालिया इनका नाम था। एक मिसल तो ये थी। दूसरी मिसल थी शुकरचकिया मिसल, शुकरचकिया मिसल, शुकरचकिया, शुकरचकिया मिसल। ये मिसलें हैं और इधर संस्थापक हैं, मतलब इन मिसलों का संस्थापक कौन था। तो शुकरचकिया मिसल के थे चरत सिंह, चरत सिंह, और तीसरे थे, तीसरी एक कन्हैया मिसल करके थी। हालांकि सबके नाम यहाँ जानना बहुत वो नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं। इनके जो संस्थापक थे जय सिंह, अपने अपने मिसल के लोग प्रशासन कर रहे थे। और एक थी फुलकिया मिसल, फुलकिया, फुलकिया, फुलकिया मिसल, और संधू फूल सिंह, संधू फूल सिंह, अन्य लोग थे इसमें, तो मैं कुछ के नाम लिखा, संधू फूल सिंह आदि लोग इसमें चर्चित नाम थे। और एक सिंहपुरिया मिसल थी, सिंहपुरिया, सिंहपुरिया मिसल, और इसके जो प्रमुख थे कपूर सिंह। इसी तरह से एक करोड़ सिंघिया मिसल थी, करोड़ सिंघिया, पूरा नाम था करोड़ सिंघिया मिसल, करोड़ सिंघिया मिसल, करोड़ सिंघिया, सिंघिया था बल्कि, करोड़ सिंघिया मिसल, सिंधिया ना समझिए से सिंघिया, घा है, सिंघिया मिसल। इसके जो संस्थापक थे बघेल सिंह, माने इसके नेता बघेल सिंह थे, कहने का मतलब। इसी तरह से एक भांगी मिसल थी, भंगी मिसल लिखा रहता है कहीं कहीं, और स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो भांगी लिखा है, भांगी, या किसी किताब का नाम नहीं लेना, क्या बहुत सारे इतिहासकारों के लेखन में कहीं शब्द में हेर फेर हो सकता है। तो ये मिसल इसके छज्जा सिंह थे, छज्जा सिंह, छज्जा सिंह और हरि सिंह। ये वही हरि सिंह, देखिए जो कश्मीर वाले हरि सिंह की चर्चा हम लोग करते हैं, बल्कि हरि सिंह था इनका नाम, हरि सिंह। इस तरह से अन्य मिसलें थी। लेकिन जो सिखों का नारा था, सिख एकजुट होते थे, और सिख एक नारा दिए 1764 में सिखों ने, देग तेग फतेह, कहते हैं ना वाहेगुरु फालसा वाहेगुरु फतेह, फतेह का मतलब विजय से मतलब होता है। और कुछ अन्य मिसलों का अगर मैं नाम ले लूं तो निहंग, जो देखे निहंग तलवार नंगी लेकर चलते हैं ना, निहंग मिसल, नाम ले ही लेता हूं कुछ मिसलों का नाम। नकाई मिसल 12 मिसलों में, और एक है निहंग या निहंग भी बोलते हैं, और निशान वाला, निशान वाला,
मिसलें हैं रामगढ़िया मिसल, रामगढ़िया मिसल। इसी तरह से फैजलपुरिया मिसल थी एक, फैजुल्लापुरिया मिसल, फैजुल्लापुरिया मिसल। ये फैजुल्लापुर के तो उन्होंने स्थापना की थी ना जब गुरु गोविंद सिंह एक्सपायर हो गए थे। तो इस तरह से सिखों का तमाम था। तो सारे सिख जो है अब क्या करते हैं, इनमें एक धीरे धीरे यूनिटी बनती है, और उसमें यूनिटी इस बात को लेकर बनती है कि जैसे मुग़लों से इनकी लड़ाई बहुत चल रही थी, मुग़लों से इनकी नहीं बनती थी। तो इन्होंने नारा दिया सिखों ने 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में सिखों ने नारा दिया, सिखों ने नारा दिया। और वो नारा क्या था, इसी बात कोई ध्यान देने की बात है। इन्होंने कहा देग, पहला नारा देग तेग फतेह। देग का मतलब दान देने से है, ये लोग दान देने में विश्वास करते थे, आज भी ये दान देते हैं। तेग मतलब तेगा, हथियार, हथियार का मतलब शक्ति प्रदर्शन से होता है, तो मैं तेग का मतलब यहाँ शक्ति लिख रहा हूँ, शक्ति या हथियार। और फतेह का मतलब विजय, नहीं कहते किला फतेह कर लिया मतलब जीत लिया। तो इनका ये नारा हुआ करता था। तो ये सिखों का नारा था। और उस दौरान एक चीज़ होती है कि 1764 में सिखों ने ये नारा दिया देग तेग फतेह, और 1765 में फुलकिया मिसल के बाला सिंह को अब्दाली ने एक नगाड़ा और निशान भेंट किया था। अहमद शाह अब्दाली भी आक्रमण किया था, मैंने बताया था कि 7 बार अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया था, जबकि महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किया था। तो 1765 ईस्वी में फुलकिया मिसल, अभी मैंने 12 मिसलों का नाम लिया था, उन्हीं में से एक मिसल थी फुलकिया मिसल। फुलकिया मिसल, फुलकिया मिसल के बाला सिंह, जो फुलकिया मिसल के नेता थे बाला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने एक नगाड़ा भेंट किया था, उसका नाम था तबला ओ आलम नगाड़ा, तबला ओ आलम नगाड़ा। एक नगाड़ा दिया था इनको, तबला ओ आलम नगाड़ा भेंट किया था। और क्या दिया था, साथ में और निशान भेंट किया था। निशान का मतलब पताका से होता है, झंडा से। और निशान भेंट किया था। कहते हैं राजनीति में न तो लंबी दुश्मनी होती है और न लंबी मित्रता चलती है, कभी भी दुश्मनी हो जाती है राजनीतिक, या विचारों मत भिन्नता हो जाती है, और कभी भी मित्रता हो जाती है। तो ये राजनीति में हमेशा से होता रहा है। इसीलिए मैकियावेली ने कहा राजनीति अवसरवाद के सिवाय कुछ नहीं है। ये भी एक राजनीति है। और यहाँ पे अब महासिंह के पुत्र
का जन्म होता है। जो सुकरचकिया मिसल एक आपको मैंने इसी में बताया था, तो एक मिसल थी पंजाब में जिसका नाम था सुकरचकिया मिसल। हम जितनी भी बात कर रहे हैं अभी पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं, पंजाब के बारे में। महासिंह के पुत्र, पहले बात क्या नाम था, सुकरचकिया मिसल, सुकरचकिया मिसल, ये याद रखना होगा। सारे मिसलों को तो नहीं पूछा जाता है, ये आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय इसी मिसल को जाता है। सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय जाता है। सवाल पूछा भी गया है कि आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय निम्नलिखित में से किस मिसल को सबसे अधिक जाता है, तो ये सुकरचकिया मिसल है। और इसी मिसल के महासिंह थे, सुकरचकिया मिसल के। तो सुकरचकिया मिसल के महासिंह थे, इनका नाम था महासिंह। और महासिंह के पुत्र थे, महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह। और जितनी भी बात पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम लोग, रणजीत सिंह, ये रणजीत सिंह। और अब हम लोग रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो जन्म इनका 1780 में होता है, 1780 में इनका जन्म होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो जाता है। जैसे 12 साल की उम्र में ये शासक बन बैठते हैं। तो रणजीत सिंह 1792 में शासक बने। शासक तो बन जाते हैं, लेकिन 5 साल तक ये संरक्षण काल रहा है इनके शासनगिरी में। मैं मिटा के ऊपर लिखता हूं रणजीत सिंह के बारे में। ये घटना बड़ी इंटरेस्टेड है और यहीं से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह की बात चल रही है। रणजीत सिंह ये सुकरचकिया मिसल के थे। तो जब ये शासक बने तो एक तो ये इनका संरक्षण काल था, संरक्षण में शासक थे ये 1792 से लेकर 5 साल यानी 97 तक, 5 वर्ष तक, यानी संरक्षण काल कह सकते हैं इसको, 5 वर्ष। जब 1792 में राजा बने तो एक तो इनकी माताजी और इनकी सासू माँ दोनों का संरक्षण था। इनकी माता का नाम था दया और सास का नाम था सदा। इनकी माता थी दया और सासू माँ थी सदा। तो 5 साल तक ये राजा तो थे, लेकिन दया और सदा की देखरेख में थे। तो इनका जो ये 5 साल का शासन काल है, संरक्षण शासन काल कहलाता है। लेकिन इनका जो वास्तविक शासकीय काल है, जब ये स्वतंत्र हुए, कहने का मतलब जब ये थोड़े से और बड़े हुए, तब इन लोगों की भूमिका हट जाती है। लेकिन कुल मिलाकर इनका पूरा शासन काल अगर कहे, पूरा शासनकाल इनका 1792 से लेकर के
1839 ईस्वी तक था। अब आप देख सकते हैं लगभग 47 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। कितना लंबा शासन था इनका। अब इनके ज़माने में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, तो आप लोग बीच बीच में रोक रोक के पास करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक बिटा रहे इसे। तो रणजीत सिंह का जो शासनकाल 47 साल तक, यानी 1792 से 1839 ईस्वी तक था। इनके समय घटना क्या घटित होती है? एक घटना होती है 1799 ईस्वी में। जमान शाह जो अफगानिस्तान का शासक था, 1799 ईस्वी में जमान शाह, ये अफगानिस्तान का शासक था। ये देखिए अफगानिस्तान वाला इलाका है, अफगानिस्तान का शासक। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी प्रदान करता है। अभी लाहौर इनके कब्जे में नहीं आया है। तो जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि, तथा लाहौर की सूबेदारी दी। अब जरा देखिए, अब ये पंजाब राज्य में अब लाहौर भी आ जा रहा है, यानी अब रणजीत सिंह को लाहौर की सूबेदारी मिल जाती है और जो अफगानिस्तान का शासक जमान शाह था उन्हें अब रणजीत सिंह को राजा मान लिया। कहा कि अब आप राजा हैं, राजा की उपाधि दी। साथ में कारण ये था, इसके पीछे कारण क्या था, क्यों आखिर इसने दिया? कारण ये था कि जमान शाह पंजाब की ओर गया था, लौटते समय उसकी कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई। चिनाब हिंट में लिख दे रहे हैं, चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकालने के कारण हुआ कि जमान शाह पंजाब राज्य की ओर गया था और लौट रहा था, तो चिनाब नदी यहीं पे पड़ती है। चिनाब नदी में जमान शाह की कुछ तोपें गिर गई और महाराजा रणजीत सिंह ने दरिया दिली दिखाते हुए उसकी सारी तोपें निकाल करके उसको सौंप दिया। तो इससे जमान शाह रणजीत सिंह से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ। इसलिए जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी सौंप दी। फिर 1800 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने आसपास के मिसलों को पराजित किया और साम्राज्य विस्तार किया। तो ये 1799 और एक साल बाद की घटना है। जैसा कि मैंने बताया कि कुल उस समय 12 मिसलें हुआ करती थी। तो अभी क्या करते हैं रणजीत सिंह, सन 1800 में रणजीत सिंह ने आसपास की मिसलों को, मतलब अपने नज़दीक की मिसलों को पराजित कर साम्राज्य विस्तार किया। अब इनका राज्य तो लाहौर इनको मिल ही गया था
और अगल बगल की जो छोटी छोटी मिसलें थी उन मिसलों को इन्होंने मिला लिया। इस तरह से इनका साम्राज्य विस्तार हुआ और भंगी मिसल से 1805 में लाहौर जीत लिया। अगली एक घटना घटती है 1805 में भंगी मिसल, या जिसे भांगी मिसल बोलते हैं, भांगी मिसल से लाहौर जीत लिया। उन्होंने लाहौर की सूबेदारी दी थी और इन्होंने लाहौर, पूरा लाहौर को जीत लिया। भंगी मिसल से लाहौर को जीत लिया। अब होता क्या है कि महाराजा रणजीत सिंह का धीरे धीरे विस्तार यहाँ पूरे लाहौर, पंजाब और यहाँ मुल्तान तक बढ़ता चला गया, मैदानी इलाकों में बढ़ता चला गया और लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया। अब इन्होंने अपनी लाहौर को राजनीतिक राजधानी बना लिया। रणजीत सिंह की तुलना ब्रिटिश सम्राट क्रॉमवेल की लौह सेना से की जाती है। मतलब रणजीत सिंह की सेना ऐसी थी, इतनी कट्टर थी कि एक अंग्रेज सेना थी। रणजीत सिंह की सेना की तुलना ब्रिटिश सम्राट क्रॉमवेल की लौह सेना से की जाती थी। अर्थात सरदार बड़े लड़ाके थे। इनकी सेना में जो सैनिक थे बहुत लड़ाके थे। इनको इस तरह की टाइटल दी जाती थी। 1805 में इन्होंने पूरा देखा कि भंगी मिसल को पराजित किया। 1806 में अकाल तख्त को बुलाया गया। तो हाँ, अकाल तख्त क्यों बुलाया गया, जरा उसके पीछे कहानी सुनते हैं, इसको मिटाते हैं। होता यह है कि यहाँ पर मराठा शक्ति है और 1804 का समय है और यहाँ पे मराठा पेशवा यशवंतराव होलकर थे। मराठा इसका नाम था यशवंतराव होलकर। थोड़ा मराठियों के इतिहास में थोड़ा सा जाना पड़ रहा है। तो 1804 में अंग्रेजों को हरा दिया। यशवंतराव होलकर ने 1804 में अंग्रेजों को पराजित किया। लेकिन होलकर और अंग्रेजों के बीच 1805 में संधि हो जाती है। होलकर का मतलब यशवंतराव होलकर तथा अंग्रेजों के बीच संधि हो गई कि अब चलिए आप कोई किसी पे आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन कहाँ मानने वाले हैं। तो फिर 1805 में जब ये जो 1805 में संधि हुई थी, क्या होता है उसमें, अंग्रेजों से एक बार फिर हार जाते हैं। पहली बात तो अंग्रेजों को पराजित किया, तभी अंग्रेजों के साथ यशवंतराव होलकर ने संधि की।
दोबारा 1805 में एक बार पुनः हार जाते हैं, होलकर हार जाते हैं अंग्रेजों से 1805 में। 1805 में एक बार अंग्रेजों से हार जाते हैं। अब जब अंग्रेजों से हार जाते हैं तो यहां से भाग करके एक जाट राजा थे और उनका भी नाम था रणजीत सिंह। जाट राजा, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ थोड़ा सा अगर मैं पंजाब को इतना कर दूं तो यहाँ पे राजस्थान में एक लोहगढ़ का किला है, लोहगढ़ का दुर्ग है। और यहाँ का जो राजा था उनका नाम भी था रणजीत सिंह। और ये जाट राजा थे, और जाट राजा। और यहाँ सिख राजा भी रणजीत सिंह थे, जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं या जिनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। रणजीत सिंह सिख राजा थे जो सुकरचकिया मिसल के थे, पंजाब के राजा। तो क्या होता है कि ये भागकर होलकर यहां पर पुनः क्या किया, एक अंग्रेज ने लोहगढ़ पर आक्रमण कर दिया। लोहगढ़ पर आक्रमण, लॉर्ड लेक नामक अंग्रेज ने, लॉर्ड लेक, उसका नाम था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया। जब लोहगढ़ पे आक्रमण कर दिया तो रणजीत सिंह के पास से भागकर तब पंजाब वाले रणजीत सिंह के पास यशवंतराव होलकर पहुंचते हैं। जब पंजाब यहाँ पहुंचते हैं तब 1806 में शरण मांगने जाते हैं महाराजा रणजीत सिंह से। कौन? यशवंतराव होलकर। तब ये इतने चालाक थे, इतने दूरदर्शी थे राजा रणजीत सिंह, अपने मन से निर्णय नहीं लिया इन्होंने। इसके लिए इन्होंने अकाल तख्त बुलवाया। अब अकाल तख्त कैसे बुलाता है, जरा इस बात को देखें हम। आप पाँच करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब 1804 से 1805 आया। अब यशवंतराव होलकर पुनः भाग कर जाते हैं महाराजा रणजीत सिंह के पास, और महाराजा रणजीत सिंह 1806 ईस्वी में अकाल तख्त बुलवाते हैं। अकाल तख्त बुलवाया, अकाल तख्त बुलवाया। अकाल तख्त बुलाने का मतलब इनका जो फैसला लिया जाता था, ये एक कमेटी थी, ये बताती थी, इसे गुरमत लिया। अकाल तख्त बुलवाया और गुरुमत लिया, और गुरुमत लिया। गुरुमत लिया, गुरुमत लिया गया का मतलब ये हुआ कि मशविरा किया गया आपस में कि ये जो हमारे पास भागकर होलकर आया है, इसको शरण दिया जाए कि नहीं। चाहे तो आप कारण में या निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो गुरुमत, ये मतलब अकाल तख्त ने अपना फैसला सुनाया। उसने ये कहा कि नहीं, अगर हम लोग मराठे को अर्थात यशवंतराव होलकर को शरण देंगे तो अंग्रेज हमें भी अपना दुश्मन समझेंगे और हम पर आक्रमण करेंगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि यशवंतराव होलकर को रणजीत सिंह ने शरण नहीं दी। इस तरह से रणजीत सिंह अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर संभावित आक्रमण से बचा लिए, तो अंग्रेजों का खतरा टल गया। तो दक्षिण में उथल पुथल की ये कहानी रही। अच्छा, फिर 1809 की घटना घटित होती है। नहीं, ये बात तो निष्कर्ष क्या निकला, ये बात थोड़ी सा हम लोग लिख ही ले यहाँ पे। निष्कर्ष, होलकर को शरण नहीं दिया गया।
होलकर को शरण ना देकर अंग्रेजों को के संभावित आक्रमण से पंजाब की रक्षा की गई। तो इस प्रकार पंजाब की रक्षा कर दी गई। अब अगली घटना घटित होती है 1809 ईस्वी में। रणजीत सिंह ने फुलकिया मिसल पर आक्रमण कर दिया। जरा देखें, मैं इसे मिटाता हूं। फुलकिया मिसल ये सतलज नदी है। ये सतलज नदी है, सतलज नदी। तो सतलज नदी के उत्तर और पश्चिम दिशा में 11 मिसलें थी, और यहां 11 मिसलें, यहां पे 11 मिसलें थी, और यहीं पर रणजीत सिंह भी थे। रणजीत सिंह। और एक घटना जो मैं बता रहा हूं ये 1809 की है, 1809 ईस्वी की। और दक्षिण में केवल एक मिसल थी, फुलकिया मिसल। हाँ, तो ये उत्तर में 11 मिसलें थी, उधर रणजीत सिंह भी थे, और दक्षिण में मात्र केवल एक मिसल थी। उसमें एक मिसल जिसका नाम था फुलकिया मिसल दक्षिण में। तो राजा रणजीत सिंह ने इधर आक्रमण कर दिया इस मिसल पर, और आक्रमण के बाद एक संधि होती है जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। और फुलकिया मिसल का जो साथ दे रहे थे अंग्रेज दे रहे थे। अब यहां से संघर्ष शुरू होता है। तो इस तरह से जब रणजीत सिंह इस पर अटैक कर देते हैं तो अब इनके बीच समझौता होता है। समझौता ये होता है, ये युद्ध समाप्त होता है अमृतसर की संधि के साथ। अमृतसर की संधि। और उसी साल ये संधि हुई 1809 में ही। 1809 में एक तरफ रणजीत सिंह, एक तरफ अंग्रेज। रणजीत सिंह और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। और जो अंग्रेजों की ओर से जो था उसका नाम था चार्ल्स मेटकाफ। हस्ताक्षर किया चार्ल्स मेटकाफ। ये पेन चल नहीं रही है। चार्ल्स मेटकाफ हाउस भी दिल्ली में ना, चार्ल्स मेटकाफ। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था। जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल था। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था। अब इस संधि में इस संधि की शर्त क्या थी कि सतलज नदी को सीमा माना गया। सतलज नदी को सीमा माना गया। कहा गया कि सतलज नदी के उत्तर रणजीत सिंह रहेंगे और
फुलकिया मिसल दक्षिण रहेगी, इधर की तरफ आप नहीं जाएंगे, उधर की तरफ वो। अच्छा, यही सतलज नदी जैसे कि हमने बनाया था, इधर आप रहेंगे, इधर वो रहेंगे। लेकिन एक प्रेरक प्रसंग आता है, कहानी, जैसे ही एक सैनिक के कान में एक खबर चली तो रणजीत सिंह के ऊपर क्रुद्ध हुआ और अपनी तलवार उठा के सिंधु नदी में फेंक दिया। कहा कि आज रणजीत सिंह की वास्तविक मृत्यु हो गई। कहा कि आज यह संधि मान करके हमने जीता, और ऐसी संधि करके हमारे लड़ने का क्या अर्थ है। तो सैनिक क्रोधवश तलवार को सतलज नदी में फेंक दिया और कहा आज रणजीत सिंह की वास्तविक मृत्यु हो गई। लेकिन ये तो बात थी, प्रेरक प्रसंग एक आया, कथानक था। लेकिन दूसरी बात जो है, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को पंजाब का शासक माना। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को पंजाब का शासक माना। कहा कि ये पंजाब के शासक रहेंगे। और अमृतसर संधि के बाद सतलज नदी के उत्तर पश्चिम में विजय, अन्य विजय भी करते हैं। जब अमृतसर की संधि हो जाती है, इसके बाद भी विजय करते हैं ये। तो कौन सी विजय है, जरा उन पे फटाफट देख ले। अमृतसर संधि के बाद, अमृतसर संधि के बाद क्या घटित होता है। सतलज नदी के उत्तर, क्योंकि सीमा बना दी गई थी, सतलज नदी के उत्तर पश्चिम में विजय। ये रणजीत सिंह ने कौन कौन सी विजय की। एक तो पहली विजय अटक पर विजय प्राप्त की। अटक का किला अकबर ने भी बनवाया है, हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। अटक, फिर इसके बाद मुल्तान को जीत लिया रणजीत सिंह ने, मुल्तान, फिर मुल्तान के बाद कश्मीर, फिर कश्मीर के बाद पेशावर। ये विजय किया और अफगानिस्तान के आपदस्थ शासक शाह शुजा को शासक बनाने में सहायता की। एक अफगानिस्तान का शासक था शाह शुजा, उसको पद से हटा दिया था लोगों ने, आपदस्थ कर दिया था, तो उसको पुनः शासक बनाने में रणजीत सिंह ने सहायता की। तो अफगानिस्तान की आपदस्थ शासक, अफगानिस्तान के आपदस्थ शासक शाह शुजा को शासक बनाने में सहायता की, को शासक बनाने में सहायता की। बोर्ड भी थोड़ा छोटा है और इंक थोड़ा सा फेड हो गई है। 1831 में अलेक्जेंडर बंग नामक अंग्रेज रणजीत सिंह के दरबार में आया। 1831 ईस्वी में अलेक्जेंडर बर्न नामक अंग्रेज रणजीत सिंह, दूत बनकर आया था, रणजीत सिंह के दरबार में आया। रणजीत सिंह
के दरबार में आया। अंग्रेज कैसे देखिए धीरे धीरे कब्जा करते हैं। आया, अरे रणजीत सिंह के दरबार में आया तो ऐसा नहीं कि इनकी हाल चाल लेने आया। जो इसका उद्देश्य था सिंधु नदी के रास्ते का निरीक्षण करना, कि सिंधु अगर यहाँ अटैक करना हुआ तो सिंधु नदी से कैसे जाया जाएगा इनके आक्रमण करने के लिए। उसका मेन उद्देश्य यही था अलेक्जेंडर वर्न का, कि सिंधु नदी के रास्ते का निरीक्षण करना। उद्देश्य सिंधु नदी के रास्ते का निरीक्षण करना। इसलिए अलेक्जेंडर वर्न आया। अब एक संधि, 1838 में एक त्रिगुट संधि होती है। 1838 में त्रिगुट एक संधि होती है, वो संधि त्रिगुट है। संधि त्रिगुट क्यों कहा जा रहा? 3 गुट है इसमें। एक तो अंग्रेज थे, दूसरे स्वयं राजा रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह, और तीसरा शाह सुजा। वही जो अफगानिस्तान का शासक, ये भागकर लाहौर में शरण लिया था राजा रणजीत सिंह के पास। भागकर लाहौर में जब इसे हटा दिया था वहाँ के से पद से, तो राजा रणजीत सिंह के पास लाहौर में शरण लिया था। और इस संधि का जो उद्देश्य था, संधि का उद्देश्य शाह सुजा को अफगानिस्तान का शासक बनाना। और अंग्रेज वहां से हटा करके उसको जब वहां से लोगों ने भगा दिया, तो भाग करके लाहौर में, पंजाब में, मतलब राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में शरण लिया था। तो राजा ने अंग्रेजों को बुलाया और खुद इसको भी बुलाया। तीनों लोगों के बीच मिलकर एक समझौता होता है और उस संधि हुई, और उसी के माध्यम से शाह सुजा पुनः अफगानिस्तान का शासक बना। और 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु। हो जाती है। हुआ है कि रणजीत सिंह के जीते जी कभी भी अंग्रेज इन पर आक्रमण नहीं कर पाए, अर्थात कभी भी पंजाब पर आंच नहीं आने दिया इन्होंने। अपनी दूरदर्शिता से, अपने मेल मिलाप की नीति से, अपने सैन्य प्रशिक्षण से किसी तरीके से अपने राज्य की रक्षा की। आगे चल के बहुत कुछ घटनाएं घटित होती हैं, अंग्रेज धीरे धीरे लालच बढ़ाते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि रणजीत सिंह का प्रशासन कैसा था, रणजीत सिंह ने क्या क्या अपने जमाने में किया था। तो रणजीत सिंह का प्रशासन, पंजाब के राजा रणजीत सिंह का प्रशासन कैसा था? रणजीत सिंह का प्रशासन, इन्होंने अपने प्रशासन को 4 साम्राज्यों में, पूरे साम्राज्य को 4 सूत्रों में बांट दिया था, 4 भागों में बांटा था। साम्राज्य को, अपने पूरे साम्राज्य को
4 भागों में बांटा। और वो 4 भाग कौन कौन से? पहला लाहौर, बल्कि भाग नहीं थे बल्कि सूत्र कहना शब्द यहाँ अच्छा कि 4 सूत्रों में बांटा, 4 जगह से कमांड करते थे। तो लाहौर, दूसरा मुल्तान, आज भी पाकिस्तान में है, और तीसरा पेशावर, और चौथा कश्मीर। ये 4 प्रांतों में बांटा। मैं भागों को मतलब यहाँ प्रांत कह दूं, प्रांत। इन्होंने 4 प्रांतों में बांटा। अब एक एक का जो मुखिया होता था एक एक प्रांत का, अर्थात जो प्रांतपति होता था उसे नाजिम कहा जाता था, प्रांतपति। तो एक एक प्रांतपति को नाजिम कहा जाता था। जैसे लाहौर का नाजिम कोई है, मुल्तान का नाजिम, पेशावर का, कश्मीर का, सबके अलग अलग नाजिम हुआ करते थे। और ये तो साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था, 4 सूत्रों में, 4 प्रांतों में बांट दिया था, और प्रत्येक प्रांतपति का उपाधि नाजिम दिया था। साथ में कैसे कैसे होता है पूरा केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर इनका साम्राज्य था, इसके बाद प्रांत था, फिर परगना, साम्राज्य के नीचे आया प्रांत, जिसको हमने प्रांत का मुखिया कौन होता था? नाजिम। अभी हमने पढ़ा प्रांत के मुखिया नाजिम, और साम्राज्य का मुखिया तो राजा स्वयं खुद ही होते थे। ठीक। और प्रांतों को इन्होंने परगना में बांटा, जिसे कारदार बोला जाता था, परगना। और इसका जो मुखिया होता था कारदार। फिर परगना को तालुका में बांटा, तालुका को गांव में बांटा। तो इस तरह से इनके प्रशासन की इकाइयां थीं। अब हम राजा रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन को देखते हैं। उनका सैन्य प्रशासन कैसा था? सैन्य प्रशासन, सेना में रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन कैसा था? एक तो इनकी 2 फौज होती थी। एक को कहते थे फौज ए खास, एक को कहते थे फौज ए बेकवायद। फौज ए बेकवायद और एक होती थी फौज ए खास। फौज ए खास। तो जो फौज ए खास थी ये अस्थाई सेना होती थी, परमानेंट सैनिक होते थे। और ये जो फौज बेकवायद हुआ करती थी ये अस्थाई सेना होती थी, मतलब इसके सैनिक टेम्परेरीली भर्ती किए जाते थे, अस्थाई सेना। तो फौज बेकवायद अस्थाई सेना, फौज खास अस्थाई सेना होती थी। और घुड़सवार सेना की बात करें अगर, तो अलार्ड, मतलब जो क्या बोलते हैं इनका, रणजीत सिंह की जो घुड़सवार सेना थी, घुड़सवार सेना, इसके लिए इन्होंने एक प्रशिक्षक नियुक्त किया था। वो फ्रांसीसी प्रशिक्षक था जिसका नाम था अलार्ड। फ्रांसीसी प्रशिक्षक
जिसका नाम था अलार्ड, फ्रांसीसी प्रशिक्षक था, उसका नाम था अलार्ड। अलार्ड को नियुक्त किया था कि फ्रांस के तर्ज पर पंजाब के घुड़सवारों की ट्रेनिंग दी जाए। साथ में पैदल सेना जो थी, जिसे इन्फेंट्री बोलते हैं हमारे यहाँ, हमारी आर्मी में इन्फेंट्री होती है, पैदल सेना, तो इसी तरह से पैदल सेना के लिए भी एक ट्रेनर रखा था। वो प्रशिक्षक ये भी फ्रांसीसी था, बेंटुरा, फ्रांसीसी प्रशिक्षक। और उसका नाम था बेंटुरा। तो बेंटुरा के नेतृत्व में प्रशिक्षण चल रहा था पैदल सेना का। और इंक फेड हो गई इसकी, इसलिए अच्छे से। और इनके ज़माने में तोप खाना जो चलता था, उस ज़माने में तोप कैसी थी, कितने प्रकार की तोपें थी। तो तोप खाना, रणजीत सिंह का तोप खाना, जितनी भी बात हम कर रहे हैं रणजीत सिंह के प्रशासन की बात कर रहे हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह, दो रणजीत सिंह थे। एक लौहगढ़ जो भरतपुर में राजस्थान में है, लौहगढ़ दुर्ग के राजा थे रणजीत सिंह, जाट राजा थे। और ये पंजाब के राजा रणजीत सिंह हैं जो सिख राजा थे। तो इनकी बात कर रहे हैं। इनका तोप खाना था जिंसी तोप, अस्पी तोप, जंबूरा। एक तोप का नाम था जिंसी तोप, जिंसी तोप, अस्पी तोप। और एक तोप थी जंबूरा, उसका नाम जंबूरा। और इनका काम क्या था जरा देखें हम। जिंसी तोपें जो थी भारी तोपें थी, ये भारी तोपें। और अस्पी तोपें ये हल्की तोपें थी। और जो जंबूरा थी ये पशुओं के ऊपर लाद कर, पशुओं के ऊपर लाद कर चलाई जाती थी। तो ये थी तोपें, तोप खाना था। और देखते कौन सी तोप किस पशु पे लादी जा रही, उसमें भी इनका तोप खाना। इतनी ट्रेनिंग थी, इतनी सुव्यवस्थित सेना थी राजा रणजीत सिंह की, इनके जीते जी पंजाब पे आंच नहीं आने पाई। तो जो ये तोपें हैं, तोप खाना का प्रकार, ये जो अस्पी तोप देख रहे हैं, इनके क्या क्या नाम थे जरा देखें। महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में, और इन्होंने विश्वनाथ मंदिर पर सोने का कलश भी चढ़ाया था। ये महाराजा रणजीत सिंह, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ये बातें। तो एक तोप खाना, एक गली, तोप खाना एक गली, ऐसी तोपें जो बैलों द्वारा ले जाया जाता था, जिन्हें बैलों द्वारा ले जाया जाता था, ले जाई जाती थी, ले जाई जाती थी। ऐसी तोपें, उन्हें तोप खाना ये गली कहा जाता था। तोप खाना ये पील, तोप खाना ये पील। ऐसी तोपें जो हाथियों के द्वारा खींच के लाई जाती थी, वो तोप खाना ये पील बोला जाता था इसे। और 1857 की क्रांति में पील कमीशन भी आया था सेना के पुनर्गठन के लिए। तोप खाना ये अस्पी, तोप खाना ये अस्पी। तोप खाना ये अस्पी में घोड़ों के द्वारा, ऐसी तोपें जो घोड़ों के द्वारा खींची जाती थी। और तोप खाना ये सुतुर, ऊंटों के द्वारा।
तोपखाना ए सुतुर ऊंटों के द्वारा खींची जाने वाली। और क्या किया था, तोपे बनाने के कारखाने लगवाए थे। 2 कारखाने बनवाया था रणजीत सिंह ने। कारखाने, एक लाहौर में, एक अमृतसर में। लाहौर, अमृतसर में 2 कारखाना लगवाए थे तोप बनाने के। तो अब रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारियों पर चर्चा कर लेते हैं। उनके शुरू के 2-3 उत्तराधिकारी लगभग नाम मात्र के रहे, केवल वंशावली का क्रम बताने के लिए। उनके बारे में कोई विशेष इतिहास नहीं मिलता है, और इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो कोई विशेष कार्य करे। तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन उत्तराधिकारी बनता है? पहले थे खड़क सिंह। खड़क सिंह दूसरे हुए। खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह। नाम शेर सिंह था, विशेष काम इनका मिलता नहीं है। और चौथे और प्रमुख जिनका हम अध्ययन करेंगे, दिलीप सिंह। कहा जाता है पूत कपूत तका धन संचय, पूत सपूत तका धन संचय। अब यहाँ से यही सपूत पूत निकल जाते दिलीप सिंह। हालांकि आगे चल के इनमें भी कुछ कमियां होती हैं। कोहिनूर हीरे उरे के बारे में आप पढ़ेंगे हम लोग। ज़रा देखते हैं। तो दिलीप सिंह से ही हम लोग अपना अध्ययन स्टार्ट करते हैं। दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह राजा बने 1843 से लेकर के इनका शासनकाल रहा 48, यानी 5 वर्ष तक। बाकी जब रणजीत सिंह की मृत्यु 39 में हो जाती है, 39 से लेकर 43 के बीच में तीनों हट लिए। ये अयोग्य साबित हुए, ये कुशल नेतृत्व नहीं दे पाए। तो योग्य उत्तराधिकारी सन ऑफ रणजीत सिंह, ये रणजीत सिंह के पुत्र हैं। रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह। जब ये राजा बना तो बहुत अल्प वयस्क थे, मतलब बहुत बच्चे थे, अल्प वयस्क थे। और तब इनकी जो संरक्षिका माँ थी, रानी जिंदा कौर, इनकी माँ थी संरक्षिका रानी जिंदा कौर। इसे रानी झिंडन के नाम से भी जाना जाता है। रानी झिंडन इनकी माँ थी दिलीप सिंह की। इसे रानी झिंडन के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा कौर को। अच्छा, अब इधर तो अब शुरू हो जाते हैं ये दिलीप सिंह। और उस समय वजीर, दिलीप सिंह के समय में वजीर, यानी राजा के बाद जो सबसे बड़ा पद होता था यहाँ, वजीर होता था। वजीर जो बना था जवाहर सिंह, जिंदा कौर का भाई। वजीर जवाहर सिंह,
जवाहर सिंह जिंदा कौर का भाई। या यूं कह सकते हैं कि राजा दिलीप सिंह के मामा। और इसको सेना ने ही मार डाला, इसे सेना ने मार डाला, इसे सेना ने मार डाला। किया होगा कोई गलती, ये भी खत्म। तो फिर इसके बाद दूसरा वजीर बनाया जाता है और वजीर बनता है लाल सिंह। लाल सिंह और सेनापति ये बनता है वजीर लाल सिंह, ये वजीर बनता है और सेनापति बनाया जाता है तेज सिंह को। ये सारी घटनाएं दिलीप सिंह के समय की है कि जब दिलीप सिंह राजा बने तो बहुत छोटे थे, तो इनकी माँ इनकी संरक्षिका बनी जिनका नाम था जिंदा कौर, जिन्हें रानी झिंडन के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं जिंदा कौर के भाई थे जवाहर सिंह, जो कि वजीर का पद संभाले। सेना ने इन्हें मार डाला, उनकी जगह पर दूसरे आ गए जिनका नाम था लाल सिंह, ये वजीर बने और उस समय सेनापति बने तेज सिंह। तो इतनी बात हुई। अब यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेज़ों की लालच बढ़ती जाती है। अब जब अंग्रेज़ों ने देखा कि अब राजा रणजीत सिंह नहीं हैं, अब कमज़ोर शासक मिलने लगे, अब पंजाब राज्य कमज़ोर हो रहा, तो अंग्रेज़ों की नीयत बिगड़ने लगी। अब वो पंजाब की ओर लालच बढ़ाने लगे। तो देखते हैं क्या होता है। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मतलब अंग्रेज, आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो जाता है और 1845 में से शुरू हो करके चलता है कुछ समय के लिए। 1845 से 46, एक साल तक चलता है। और जो नेतृत्व कर रहा था इसमें तेज सिंह, सिखों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो था सेनापति तेज सिंह। तेज सिंह और सिख पराजित होते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि सिख पराजित हुए। लेकिन इस दौरान कुल 5 युद्ध हुए, कुल 5 युद्ध हुए, कुछ छोटे मोटे कुल 5 युद्ध हुए। पहला हुआ 1845 में मुदगी का युद्ध। मुदगी का युद्ध, लड़ाइयाँ चलती रही। मुदगी का युद्ध हुआ 1845 में। फिर होता है फिरोजपुर का युद्ध 1845 में ही, फिरोजपुर का युद्ध। पंजाब में आज पड़ता है फिरोजपुर, आज भी है फिरोजपुर का युद्ध। ये भी उसी वर्ष लड़ा गया 1845 में ही। और अंतिम युद्ध जो है, जो महत्वपूर्ण युद्ध है, उसे बोलते हैं शाओराव युद्ध, 10 फरवरी 1846 को। अंतिम युद्ध जिसे कहते हैं, अंतिम। इन 5 युद्धों में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के जो 5 युद्धों की श्रृंखला थी, उसमें जो अंतिम युद्ध होता है उसे बोलते हैं शाओराव का युद्ध। साओ राव या सावराव भी मिलेगा, सीधे सावराव लिखें, सावराव का युद्ध। और ये होता है 10 फरवरी 1846 को।
और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। इसमें सिख पराजित होते हैं और लाहौर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। तो सिख पराजित हुए, सिख पराजित और तत्कालीन गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से 48 तक रहा लॉर्ड हार्डिंग। अब जब ये सिख पराजित हो जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, तो अब एक संधि होती है जिसे लाहौर की संधि कहते हैं, 8 मार्च 1846 को। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में आंग्ल विजयी होते हैं, सिख हार जाते हैं और लाहौर की संधि होती है, लाहौर की संधि, लाहौर की संधि। और ये तिथि है 8 मार्च 1846। अब संधि में क्या क्या होता है जरा देखें। पहली बात तो राजा दिलीप सिंह द्वारा 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना हुआ। पहली शर्त, करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा, एक बात। दूसरी बात, 20,000 पैदल 20,000 जो पैदल सैनिक थे उसे घटाकर 18,000 पैदल सैनिकों की संख्या की गई। पैदल सैनिकों की संख्या घटाई गई। पैदल सैनिकों की संख्या 20,000 से घटाकर 18,000। अंग्रेजों ने कहा जो आप 20,000 पैदल सैनिक रखे हैं उसको घटा के 18,000 करिए। अब देखिए धीरे धीरे दिलीप का गला घोट रहे हैं अंग्रेज। दिलीप सिंह को राजा तथा जिंदा कौर संरक्षिका स्वीकार किया गया। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम दिलीप सिंह को राजा मानते हैं, दिलीप सिंह को राजा तथा इनकी मां जिंदा कौर, जिंदा कौर जिसे झिंडन रानी भी कहते हैं, जिंदा कौर को संरक्षिका माना। ये लाहौर की संधि में ये बातें हैं सारी, लाहौर की संधि की शर्तें हैं। और लाल सिंह को वजीर और तेज सिंह को सेनापति माना गया। लाल सिंह को वजीर तथा तेज सिंह को सेनापति माना गया। ये थी लाहौर की संधि। लेकिन इससे काम नहीं बना, तो इसमें भी असंतोष था दोनों पक्षों के बीच। तो इसके पूरक के रूप में एक अन्य संधि की जाती है जिसे कहते हैं भैरोवाल की पूरक संधि। ये लाहौर संधि का पूरक है, भैरोवाल की पूरक संधि, भैरोवाल की पूरक संधि। भैरोवाल की पूरक संधि ये लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 को हुई और ये दिसंबर 46 में होती है, दिसंबर 1846 में।
सप्लीमेंट्री कह ले, कॉम्प्लीमेंट्री कह ले, सप्लीमेंट्री संधि है ये। इसमें कहा गया, अंग्रेजों ने क्या कहा, कहा इतनी बात नहीं बनेगी, लाहौर दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। कहा कि एक अंग्रेज रेजिडेंट लाहौर दरबार में रहेगा। लाहौर दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति। अंग्रेजों ने कहा कि हमारा एक रेजिडेंट आपके दरबार में रहेगा। दूसरा, एक अंग्रेजी सेना लाहौर में रहेगी जिसका खर्च लाहौर दरबार वहन करेगा। एक अंग्रेजी सेना लाहौर में रहेगी, लाहौर में तैनात रहेगी, यस लाहौर में रहेगी, जिसका खर्च लाहौर दरबार वहन करेगा, अर्थात दिलीप सिंह करेंगे। रहेगी अंग्रेजों की सेना और खर्चा करेंगे दिलीप सिंह। अंग्रेज देखिए धीरे धीरे अब गला और तेजी से घोंटना शुरू किए दिलीप सिंह का। रानी जिंदा कौर को 48,000 रुपये पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। क्या आप संन्यास ले लो, अब संरक्षिका बनने की जरूरत नहीं है। रानी जिंदा कौर को 48,000 वार्षिक पेंशन देकर वाराणसी भेज दिया गया, यानी बनारस भेज दिया गया। अब देखिए, या भेज दिया जाएगा, शर्त का मतलब तो यही था ना, भेज दिया जाएगा। ठीक, धीरे धीरे अंग्रेजों की लालच बढ़ती, इस तरह से अंग्रेजों की लालच बढ़ती चली गई। अब दिलीप सिंह असंतुष्ट होते हैं, अर्थात पंजाब राज्य में असंतोष हो जाता है, और इस तरह से दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। उस समय गवर्नर जनरल बनकर आता है डलहौजी, और डलहौजी की हड़प नीति आप सभी लोग जानते ही हैं। तो क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। इसमें भी अंग्रेज ही जीतते हैं, लेकिन तत्कालीन गवर्नर जो था, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, सबसे खतरनाक लॉर्ड डलहौजी। कुल 3 युद्ध हुए, इसके अंतर्गत कुल 3 युद्ध हुए, 3 युद्ध लड़े गए, युद्ध हुए। और तीनों युद्धों में कौन कौन से थे? पहला रामपुर का युद्ध, रामपुर का युद्ध हुआ। उस रामपुर का युद्ध नवंबर 48 में होता है, नवंबर 48 में। अभी बात दोनों में कोई फैसला नहीं हो पाया, फिर आगे बात चलती है।
दूसरा युद्ध शुरू होता है चिलियानवाला का युद्ध। चिलियानवाला का युद्ध ये लड़ा जाता है जनवरी 1949 में, जनवरी 1849 में। फिर तीसरा युद्ध होता है गुजरात का युद्ध। और ये होता है फरवरी 1849 में, फरवरी 1849 में। होता क्या कि इन तीनों में अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज जीते। अब अंग्रेज जीतते हैं अर्थात से हार जाते हैं। और ये जो गुजरात का युद्ध है इसे तोपों का युद्ध कहा गया, इसे तोपों का युद्ध कहा गया, तोपों का युद्ध कहा गया। जरा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा के हम कुछ मैपिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। कैसे कैसे जरा देखें हम लोग। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान हो गया, उस समय पाकिस्तान नहीं था, आधुनिक पाकिस्तान निर्माण। और यहाँ पे एक राज हुआ करता था और एक राज्य यहाँ था। ध्यान से देखेंगे आप, ये हजारा, इसे बोलते थे हजारा, हजारा। और यहाँ था गुजरात में। अगर हम चले आए यहाँ पे मूल ये सिंध प्रांत, नीचे एक पड़ता है सिंध, हिंट मार दें यहाँ पे हम सिंध। सिंध प्रांत में मूल राज था, यहाँ का राजा मूल राज था, मूल राज। और ये पंजाब में दिलीप सिंह की कहानी आप जान रहे हैं। और जो हजारा राज है यहाँ छत्तर सिंह था। और ये मूल राज का पुत्र, इस राज में मूल राज का पुत्र था, उसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह। और हजारा राज की जो यहाँ छत्तर सिंह की पुत्री, ये है यहाँ छत्तर सिंह, यहाँ छत्तर सिंह राज करते थे। छत्तर सिंह कहानी सुनते हैं तो पृष्ठभूमि है कि डलहौजी सिंध के शासक मूल राज पर कुशासन का आरोप लगाकर हटाना चाहता था। उसी दौरान लाहौर के राजा दिलीप सिंह का रिश्ता हजारा के छत्तर सिंह की पुत्री से तय हो रहा था। इस रिश्ते में अंग्रेजों ने व्यवधान डाला तो छत्तर सिंह के पुत्र शेर सिंह ने, बातें मूल राज का नहीं बल्कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, छत्तर सिंह के, ये यहाँ जो दिलीप सिंह का पुत्र थे शेर सिंह,
नहीं, दिलीप सिंह का विवाह छत्तर सिंह की पुत्री से हो रहा था, कि पुत्री से होना चाह रहा था, और अंग्रेजों ने व्यवधान डाला। तो छत्तर सिंह का जो पुत्र था, पुत्री का विवाह तो हो रहा था दिलीप सिंह से। तो अंग्रेजों ने व्यवधान डाला, तो छत्तर सिंह का पुत्र था शेर सिंह। अब इस शेर सिंह ने क्या किया, सिख सेना का नेतृत्व कर लिया। सिख सेना का नेतृत्व करके इधर की तरफ बढ़ चला। मूल राज के साथ मिल गया, यानी जो छत्तर सिंह का पुत्र शेर सिंह था और यहाँ का सिंध का राजा मूल राज था, दोनों एक साथ हो गए, यानी मूल राज और शेर सिंह। अब ये सिख सेना का नेतृत्व करते हैं और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं। तो सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया और सिंधी सेना का नेतृत्व मूल राज ने किया। तो अगर मैं कहूं कि सिंधी सेना नेतृत्व किया मूल राज ने, और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया। दोनों ने नेतृत्व किया। तो इस हिसाब से चिलियानवाला का युद्ध होता है। चिलियानवाला युद्ध में हुआ क्या कि देखते हैं कि इसमें चिलियानवाला युद्ध के बाद जब इसमें यद्यपि अंग्रेज जीतते हैं तीनों युद्धों के परिणाम में, लेकिन डलहौजी चिढ़ गया इस युद्ध से। वो कहता है चिलियानवाला युद्ध में, चिलियानवाला युद्ध के बाद इन लोगों ने मिलकर चिलियानवाला का युद्ध छेड़ा था। तो के बाद डलहौजी ने कहा, क्या कहा, बहुत अधिक धन खर्च करके हमें यह विजय मिली है। यद्यपि चिलियानवाला युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है, डलहौजी कहता है बहुत अधिक धन खर्च करके हमें यह विजय मिली है जो पराजय के बराबर है। यदि ऐसी ही एक और विजय मिली तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। डलहौजी चिलियानवाला युद्ध में जब शेर सिंह और मूलराज दोनों मिलकर अंग्रेजों से लड़ जाते हैं तो बहुत भयानक टक्कर देते हैं, जिसमें अंग्रेजों की बहुत जनधन हानि होती है। यद्यपि अंग्रेज जीत जाते हैं, तब डलहौजी चिलियानवाला युद्ध के बाद कहता है कि यद्यपि हमें इस युद्ध में विजय मिली, लेकिन ऐसे ही एक और विजय मिलने लगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा इतना व्यय हो गया। तो डलहौजी इस पर कमेंट करता है। तो इस प्रकार देखा गया कि अब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं और पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में हो जाता है। पंजाब का विलय हो गया, पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में हो गया, अंग्रेजी साम्राज्य में हो गया। जिस रणजीत सिंह के रहते हुए पंजाब को कोई छेड़ नहीं पाया, पंजाब दिन ब दिन फलता फूलता गया, वही दिलीप सिंह के समय में पंजाब बिखर करके अंग्रेजों के हाथों में चला गया। तो पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय, ये कहावत कही गई है। हेनरी लॉरेंस को यहाँ का प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक
समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया और महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर जिंदा कौर के साथ लंदन भेज दिया गया, जहां माँ बेटे दोनों मिलकर के ईसाई धर्म को स्वीकार लेते हैं। इस प्रकार महाराजा दिलीप सिंह को महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर जिंदा कौर माने उसकी मां, जिसे रानी झिंडन भी कहा जाता था, जिंदा कौर के साथ लंदन भेज दिया गया। लंदन भेज दिया गया जहां उसने ईसाई धर्म स्वीकार लिया, जहां उसने ईसाई धर्म स्वीकार लिया। प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा सिख राजा था जो ईसाई धर्म स्वीकारा? तो दिलीप सिंह स्वीकार लिया और दिलीप सिंह की पेरिस में मृत्यु हो जाती है। दिलीप सिंह की फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के तट पर है, दिलीप सिंह की पेरिस में मृत्यु हो जाती है। थोड़ी सी बात जब हम रणजीत सिंह और पंजाब के बारे में पढ़ें तो बात आ जाती कोहिनूर हीरे की। कोहिनूर हीरे की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हम लोग कई बार पढ़ते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा अध्ययन 2-3 मिनट का हम लोग लेते हैं। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से मिला कोहिनूर हीरा। तो हम बात करेंगे कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा हुआ क्या? कोहिनूर हीरा के साथ साथ सबसे पहले कोहिनूर हीरा की घटना क्या होती है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार, मोहम्मद शाह बड़ा नालायक शासक था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय लूट कर ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला के समय लूट कर ले गया। कहाँ ले गया? अफगानिस्तान ले गया। अच्छा, फिर जब शाह सुजा, नादिर शाह का पोता आता है, शाह सुजा नादिर शाह का पोता, वही जिसको रणजीत सिंह ने राजा बनाया था। तो शाह सुजा पोस्ट में लिख दे रहे हैं, नादिर शाह का पोता, नादिर शाह का पोता। जब हम लोग मुगल इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस में लगा हुआ था। शाहजहां ने एक सिंहासन बनवाया था, उसमें वो चमकता था, तख्ते ताउस बोलते थे उसे, मयूर सिंहासन में लगा था। लेकिन यहाँ पर बात प्रसंग थोड़ा सा हट करके है। तो नादिर शाह का जो पोता था शाह सुजा ने
इसने कोहिनूर हीरा ने कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दिया। कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दिया। महाराजा रणजीत सिंह को दिया क्यों? क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को शासक बनाने में मदद की थी, तो इस एवज में इसने महाराजा रणजीत सिंह को दिया। लेकिन अब क्या होता है कि लिख लीजिए, अब ये मिटाते हैं। अब शाह शुजा ने तो रणजीत सिंह को दे दिया, लेकिन जब अंग्रेजों ने पंजाब का विलय किया तब दिलीप सिंह से यह हीरा अंग्रेजों ने ले लिया। जब अंग्रेजों ने पंजाब का विलय किया, तो दिलीप सिंह से यह हीरा अंग्रेजों ने ले लिया। अंग्रेजों ने ले लिया और वर्तमान में ये ब्रिटेन में है। यह हीरा वर्तमान में ब्रिटेन में है, जो कि वहां के राजा रानी के मुकुट पर लगाया जाता है, क्राउन पर। और विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल था तो उसकी मुलाकात महाराजा रणजीत सिंह से रोपड़ में हुई थी। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कब हुई थी, तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था तब उसकी मुलाकात पंजाब के रोपड़ में महाराजा रणजीत सिंह से हुई। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। आपका समय शुभ हो।